हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 12 प्लस। यहाँ हम अपन डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड थर्मल स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूछा है कि अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है और स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है और क्या प्रायिकता है, मैक्सिमम प्रायिकता क्या होगी, उसकी कंडीशन बतानी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इक्वल टू एन सी आर, हियर दिस इज द स्मॉल p, आर क्यू एन माइनस आर। यहाँ पे n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। स्मॉल p जो क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। स्मॉल q क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और अपने को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है? स्मॉल p प्लस स्मॉल q इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो NCR है ये क्या बता रहा है? कॉम्बिनेशन है। NCR इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसने इतना अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड में क्या पूछा है? फॉर्मूला, सूत्र बताना है स्टैंडर्ड डिवीजन का। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? पहले अपन देखेंगे कि माध्य क्या होता है। माध्य के अपन क्या बोलेंगे? मीन। मीन जो होता है स्मॉल n एंड स्मॉल p होता है। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? n p q। स्मॉल p और स्मॉल q और स्मॉल n अपने ने पहले देख लिया क्या होता है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज नथिंग बट n स्मॉल p एंड स्मॉल q। दो पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट में बोला है कि मैक्सिमम प्रायिकता कब होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसकी कंडीशन बतानी है। मैक्सिमम प्रायिकता कब होगी? जब अपना स्मॉल r जो होगा वो मोड ऑफ ट्रायल्स के इक्वल आएगा। ये r मोड ऑफ ट्रायल्स के इक्वल आएगा तब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन ये होगी। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वल प्रायर प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल? सबसे पहले अपन है ना स्टैटिस्टिकल में पढ़ते हैं कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। तो अपने को पता है कि हर एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि मान लो कि ये मेरा एक मैक्रो स्टेट है, ये दूसरा मैक्रो स्टेट है और ये तीसरा मैक्रो स्टेट है। इसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि इसमें मेरे पास 60 माइक्रो स्टेट है, 20 माइक्रो स्टेट है। मैंने जस्ट एग्जांपल की तरह समझाना चाहती हूँ। और यहाँ पे 70 है। अब 60 माइक्रो स्टेट है मतलब 60 होंगे, कैसे भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे मतलब माइक्रो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 60 होंगे और यहाँ पे 20 होंगे और यहाँ पे 70 होंगे। तो हर एक माइक्रो स्टेट्स की जो प्रायिकता होगी वो करस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल मैक्रो स्टेट
मान ले कि अपने को बोल दे कि 60 माइक्रोस्टेट है, उसके करस्पॉन्डिंग एक माइक्रोस्टेट की, जैसे मान लो कि 20th पोजीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 20th माइक्रोस्टेट मान लो कि ये वाला है मेरा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता होगी 1/60। अब पूछेंगे कि सेकेंड वाले की कितनी होगी, सेकेंड वाले की भी 1/60। मतलब कि इसमें जितने भी माइक्रोस्टेट्स होंगे, पर्टिकुलर अ मैक्रोस्टेट, उन सब की प्रायिकता जो होगी वो समान होगी। सिमिलरली दूसरे वाले में भी इसकी हर एक इंडिविजुअल की जो प्रायिकता होगी वो 1/20 होगी। चाहे आपकी 10वीं पोजीशन पूछे, चौथी पोजीशन पूछे, तीसरी पोजीशन पूछे, सबकी एक जैसी होगी। 70 अगर माइक्रोस्टेट 70 है पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग, तो इनकी भी जो प्रायिकता होगी वो 1/70 होगी। तो क्या पता चला कि हर माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो समान है। तो इसी का ही नाम है कि समान पूर्व प्रायिकता, इसी को डिनोट कर रहा है। इसको आप जनरल फॉर्म में एक तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, और जनरल फॉर्म में आप ये बोल सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम, ऑक्यूपाई वॉल्यूम है ना, वो सब पार्टिकल मतलब सब माइक्रोस्टेट का इक्वल होगा। तो इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब इसने पूछा है कि वंडर वॉल गैस इक्वेशन और एक्सप्लेन उसके टर्म्स बताने हैं। तो अपन तो जनरली आइडियल गैस देखते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। भाई इसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन बनाने की, आइडियल गैस थी। लेकिन अपन पढ़ते हैं आइडियल, लेकिन कहीं पे भी आइडियली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये कंटेनर है अपना, ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। अब एक गैस मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं अपन, ठीक है, अब यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस। अब इस पार्टिकल पे यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे इक्वल एरिया पे इक्वल प्रेशर्स लग रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आइडियल बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट अगर अपना कॉर्नर में पार्टिकल हो, गैस पार्टिकल हो, तो उसका आप क्या बताओगे, इसमें तो इक्वल नहीं, यहाँ पे तो गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन इस पार्ट में तो कुछ भी नहीं होगा जो कि ये कैंसिल आउट कर सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए अपना वंडरवॉल गैस इक्वेशन लानी पड़ी। तो यहाँ पे कहाँ चेंजेस आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या एरिया का गड़बड़ी चल रही है, यहाँ पे क्या इक्वल एरिया मॉलिक्यूल इक्वल एरिया गैस को पार्ट कर रहा है, यहाँ पे इक्वल एरिया नहीं कर रहा है, कुछ पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एरिया किससे रिलेट है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। तो यहाँ पे अपने को करेक्शन करना पड़ेगा, एक तो प्रेशर पे, फिर आता है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम अलग होगा, यहाँ पे वॉल्यूम अलग, यहाँ पे वॉल्यूम अलग होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल जो एक दूसरे के ऊपर घेरा हुआ है वो अलग होगा। तो करेक्शन दो टर्म में होगी, एक प्रेशर और टेम्परेचर। इन दोनों को करेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आया ना, वही वंडरवॉल गैस इक्वेशन है। तो क्या आता है, प्रेशर में क्या आएगा, एडिशन आएगा A n² V माइनस NV = nRT। अब इसने बोला इसकी टर्म्स बताओ, तो ये वाला तो अपने को पता है, प्रेशर दिख रहा है अपने को साफ साफ। A क्या है, कांस्टेंट, और इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, करेक्शन टर्म, है ना, करेक्शन ही तो किया अपन ने। अब V क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, करेक्शन वॉल्यूम। तो मतलब इस पूरे को करेक्टेड वॉल्यूम बोल सकते हैं। अब B और A क्या है, कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, अब इसमें सबकी यूनिट वाइज सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो जो नॉर्मली 8.314 बोल सकते हैं, 14 पर केल्विन, और ये टेम्परेचर है, उसको अपन केल्विन जिसमें भी आप करो। तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आपको थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल के बारे में बताना है। तो थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल क्या होता है कि आप कोई भी स्टेट, कोई भी स्थिति को डिफाइन कैसे करते हो,
प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी। तो ये क्या है, स्टेट हो गई। अब इन स्टेट का यूज़ करके अपने पास पोटेंशियल आता है, विभव आते हैं। तो पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, 4 पोटेंशियल होते हैं। तो पहला अपन लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा। दूसरा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा। थर्ड कौन सा होगा, एंथैल्पी। एंथैल्पी को एंथैल्पी बोलते हैं। और फोर्थ क्या होगा, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी। इंटरनल गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। इन सब का क्या है, इनका सूत्र लिखना है। तो ये सारे 4 विभव होते हैं, इनका सूत्र आप पी वी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के यूज से लिखेंगे। तो अपने को पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो सबको आता ही है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी को अपन डी यू से लिखते हैं, मतलब यू बेसिकली यू से लिखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से लिखेंगे, एंथैल्पी को एच से लिखेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को कोई एफ लिखता है, कोई ए लिखता है, आपको जो मर्जी हो वो लिखो। डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अपन को डी क्यू पता है क्या होता है, टी डी एस, क्योंकि अपने को पता है एस इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। तो डी क्यू से डी क्यू यहाँ से क्या आया, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, प्लेस चेंज कर दो, डी यू क्या आया, टी डी एस माइनस पी डी वी। एक तो आपको ये लिखना था, 4 पोटेंशियल पूछे थे, 4 एक्सप्रेशन, पहला तो आ गया अपने पास। दूसरा आता है गिब्स के पास, दूसरा गिब्स के पास आएंगे तो अपने को पता है जी इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, तो डी जी इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे अपन काम करते जाएंगे, लेकिन इसने नॉर्मल कुछ भी नहीं बोला, एट कांस्टेंट व्हाट पैरामीटर, तो अपने को सबको वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार कांस्टेंट पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना, निकाल सकते हो। अब एंथैल्पी की बात आती है तो एच क्या होती है, यू प्लस पी वी, तो डी एच क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ें। जैसे कि आप डी यू की जगह यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो टी डी एस यहाँ लिखोगे तो एक टी डी एस से टी डी एस कट जाएगा, माइनस पी डी वी से वी डी पी ये कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ये और ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी डी पी माइनस एस डी टी। ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे भी सिमिलरली डी एच को डी यू की जगह आप लिख दो, क्या निकाला आपने, टी डी एस माइनस पी डी वी, यही प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर लो। पीछे क्या बचा, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ये कितना हो गया, थर्ड इक्वेशन। ये कितना हो गया, इक्वल टू डी जी, ये हो गई थी सेकेंड। अब लास्ट रिलेशन किसका बच रहा है अपना, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया,
हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैसे क्या होता है भाई, ए से एफ से डिनोट करते चलो। एफ इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस टी एस। तो एफ डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी डी यू की वैल्यू पुट करोगे आप, क्या आता है डी यू की वैल्यू, टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ पे वापस माइनस टी डी एस एंड अगेन सेम लिख दिया अपन ने। तो एक टी डी एस से एक टी डी एस कैंसिल आउट, तो कितना बचा अपना, डी एफ जो बचा वो माइनस पी डी वी एंड माइनस एस डी टी, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये हो गई 4 इक्वेशंस। यहाँ तक इतना करना था। क्वेश्चन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अगर डायरेक्ट याद हो तो मच बेटर, नहीं तो आप ऐसे डिराइव करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द केमिकल पोटेंशियल। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चंस है और इसका एक्सप्लेनेशन अपन दे सकते हैं। जैसे अपन थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, उसमें अपन टेम्परेचर का डील करते हैं। कभी भी नेचुरल फिनोमिना होता है वो क्या होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है। जैसे कि ये T1 है और ये T2 है। T1 टेम्परेचर हाई है, T2 लो है, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी यही है, आप कुछ एक्सटर्नल वर्क देते हो तब ये T2 से T1 फ्लो हो सकता है, बट नेचुरल प्रोसेस क्या बोलता है, ऑलवेज ऑल नेचुरल प्रोसेस आर अकर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, व्हाट पैरामीटर इट इज़। तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अब ये फ्लो क्या हो रहा है, ये हीट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को डिफाइन करने वाला हीट है। वैसा कि वैसा अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हो, मतलब हाई नंबर ऑफ पार्टिकल से लो नंबर ऑफ पार्टिकल में फ्लो होता है, एनर्जी में कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ रिजेक्शन होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। उस पैरामीटर को यहाँ पे क्या बोला, हीट बोला, और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल के एक्सचेंज को क्या बोलता है, केमिकल पोटेंशियल। उसको डिनोट करते हैं म्यू, है ना। यहाँ पे N1 लिख दिया, यहाँ पे N2, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो इसको क्या बोलते हैं, N1 एंड N2, दैट इज N1 ग्रेटर देन N2। तो हमेशा फ्लो क्या होगा, एक से। तो यहाँ पे एनर्जी ऊर्जा का बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट, ठीक है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन दोनों पॉसिबल है। उस पैरामीटर को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं म्यू। जैसे कि आपको एक चीज़ बताते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की बात आती है, एक्सचेंज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आती है, तब ये पैरामीटर ऐड ऑन हो जाता है ना। तो ये एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि ये भी होता है। क्या है ना, पहले अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कहीं जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए ये वाली अपन ने टर्म्स यूज़ नहीं ली। अब यहाँ पे जब जो कि केमिकल पोटेंशियल वर्ड आ गया है, रासायनिक विभव वर्ड आ गया है, तो अपने को वी हैव टू ऐड ऑन दिस टर्म। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बोल सकता है कि आप यहाँ से आप निकाल सकते हो केमिकल पोटेंशियल कितना होगा। तो आप है ना इसको एक्सचेंज कर दो, डी क्यू का आप टी डी एस लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टी डी एस, और यहाँ पे आप एक्सचेंज कर दो, डी यू यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, तो आपको बोल दे कि अब केमिकल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी डी क्यू को अपन आप लिख सकते हो टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, है ना। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डी यू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी बोला है, तो ये कांस्टेंट है तो डी एस जीरो हो जाएगा, डी वी जीरो हो जाएगा, बचा क्या,
अब ये दो पैरामीटर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे डी की जगह डेल आएगा, डेल यू अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम इक्वल टू म्यू। ये एक अलग है, ये एक अलग है। ये आता है केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला। ऐसा कैसा? आप गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले लास्ट एग्जाम्पल में बता दिया था कि लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि एंथैल्पी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप पैरामीटर चेंज करते जाओगे। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का ही बताया मैंने, यहाँ पे आप गिब्स फ्री एनर्जी ले लोगे, एंथैल्पी ले लोगे, तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स आ जाएंगे। जैसे जैसे इक्वेशन होगी कहाँ कहाँ म्यू डी एन का रोल आ रहा है, मतलब पहले अपन ने ड्यू की जगह ये दोनों ही पैरामीटर लिखे थे, अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये वाला। तो जहाँ जहाँ जो जो वेरिएबल आ रहा है उनको एट कांस्टेंट करके वो चीज़ कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख देंगे और अपना केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ये तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द केमिकल पोटेंशियल। अपन ने केमिकल पोटेंशियल पहले पढ़ लिया है, अब इसका इंपॉर्टेंस। अब क्या होता है इसकी इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ एक्सचेंज, पार्टिकल एक्सचेंज कहाँ देखते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना वो एज इट इज़ यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को। अब नेक्स्ट इसमें और पूछा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे पार्टिकल एक्सचेंज की बात होती है कि मतलब हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स से लोअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इट्स एबिलिटी ऑफ द इंटरैक्शन। तो एक इंपॉर्टेंस होगी कि एबिलिटी ऑफ इंटरैक्शन। अब जैसे देखो पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है इसमें, तो अपन बोल सकते हैं एक मतलब थोड़ा सोच सकते हैं कि ये ओपन सिस्टम जैसा काम कर रहा है। तो ओपन सिस्टम में से क्या होता है, जैसे आप पानी है, पानी को आप गैस में गर्म करते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल्स अपीयरेंस चेंज हो गई। मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि फिजिकल, या फिर फिजिकल आप अगर नहीं बोलो तो आप क्या बोल सकते हो, फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज। ठीक है, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। थर्ड वन आप क्या बोल सकते हो, रीअरेंजिंग। रीअरेंजमेंट इन स्पेस। ये तीन इंपॉर्टेंस है इसकी। और पहला वाला जो था वो मतलब फर्स्ट डिफाइन केमिकल पोटेंशियल, वो प्रीवियस क्वेश्चन में हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू V, ये क्वेश्चन में गिवन है, और फाइनल जो वॉल्यूम हो रहा है वो इनिशियल वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8V हो रहा है। और क्या बोला है कि भाई 8 गुना हो गया समतापी, मतलब ताप सेम होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए dt आप क्या लिखोगे, 0। तो ये अपने को पैरामीटर गिवन है। और पूछा क्या है भाई, इस क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 मोल। और क्या गिवन है, n इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल गिवन है। और डेल्टा S पूछा है, अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या माइंड में आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर तो आइडियल गैस का ही है, तो अपने को आइसोथर्मो बोला है। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, dq इक्वल टू du प्लस pdv। इतना तो अपने को पता है, पूरी थर्मो पढ़ ली है। dq इक्वल्स टू du प्लस pd। अब dq को क्या लिख सकते हैं, tds इक्वल टू du को क्या लिख सकते हैं, ncv dt। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन आइडियल गैस, dt प्लस pdv। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है तो ये पैरामीटर 0 हो गया। तो क्या बचा अपने पास, ds इक्वल टू pdv अपॉन t। ये इतना अपने को समझ में आता है। अब अपने को पता है आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकते हैं, pv इक्वल टू nRT। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप p की जगह क्या लिख सकते हो, p इक्वल टू nRT अपॉन v।
तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डी एस इक्वल टू क्या हो गया, पी की जगह क्या लिखेंगे, एन आर टी अपॉन वी, और नीचे का टी एज इट इज़ और डी वी। ठीक है, एक टी से एक टी कैंसिल आउट, क्या बचा, डी एस इक्वल टू एन आर डी वी अपॉन वी। लिमिट लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये चीज़ नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और वॉल्यूम के अपने को बताया इनिशियल फाइनल क्या है, और एंट्रोपी मान लेते हैं दिस इज़ द इनिशियल टू फाइनल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इक्वल टू एन आर बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन वी। ठीक है, अब इसमें अपने को लिमिट पुट करनी है। V1 कितना था V, V2 कितना था 8V। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आया, चेंज इन एंट्रोपी S फाइनल माइनस S इनिशियल इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू 8.314, ln V की क्या है, ln 8V माइनस ln V। तो इसको अपन लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या लिखेंगे, 8.314 ln 8V अपॉन V, ये आ जाएगा। इस V से V कैंसिल आउट, तो ये कितना बचा, 8.314 ln 8। ln 8 को क्या लिख सकते हैं, 8.314 ln 2 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा, S फाइनल माइनस S इनिशियल इक्वल टू 8.314 इंटू 3, ln 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693। इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कैलकुलेट करने के बाद 12.8, इसका आ जाएगा 17.288। अब ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी का क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ मैक्सिमम जिस रेडिएशन पे रेडिएट कर रहा है उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ गिवन है और आपको टेम्परेचर पूछा है। तो अपने को पता है कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि एक विस्थापन लॉ अपने को पता है। तो क्या होता है, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू बी, ये क्या है कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको विस्थापन बोल सकते हैं अपन, बाकी तो ये साइंटिस्ट का नाम है। कांस्टेंट की जो वैल्यू है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4460 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो -10 मीटर इंटू टी इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी होती है 2.879 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, एम के यहाँ पे क्या बता रहा है, मीटर केल्विन। तो इसको आप टेम्परेचर को यहीं रखोगे और इसको यहाँ लेके आओगे तो टेम्परेचर की जो आएगी वो आएगी 6490 केल्विन। ये इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप अपना अकॉर्डिंग। तो इसका ये आंसर आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि प्रूव दैट द आइडियल गैस ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है। तो आपको पहले जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, म्यूजे डिनोट करता है। म्यूजे क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, इसमें डी एच की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अब यहाँ पे म्यूजे की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखेंगे, म्यूजे इक्वल टू 1/6
Cp। इसने बोला आइडियल गैस के लिए निकालनी है, तो अपन पूरा डेरिवेशन के साथ जो कैलकुलेटिव वैल्यू जो आती है वो ये आती है -1/Cp V माइनस T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है म्यूजे की वैल्यू। वो तो अपना बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक कैसे एक्सप्लेन होता है, बाकी ये वाला फॉर्मूला है। अब इसने क्या बोला, आइडियल गैस के लिए प्रूफ करना है। आइडियल गैस के लिए गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, PV = nRT। ये तो अपने को याद ही होना चाहिए, PV = nRT। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप dV निकालो। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे del V लिख देंगे। nR तो ऑब्वियस है, ये तो कांस्टेंट ही होते हैं, और यहाँ पे del T लिख दिया अपन ने। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से del V अपॉन del T निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लिखा है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी आई, nR अपॉन P। तो ये की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो म्यूजे की वैल्यू कितनी आई, म्यूजे इक्वल टू -1/Cp V माइनस T, यहाँ लिख दो आप nR अपॉन P। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ये क्या आया, -1/Cp। Cp इज नथिंग बट स्पेसिफिक कोफिशिएंट, हीट कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आया, V माइनस, अब यहाँ पे ऐसे बना के आप लिख सकते हैं कि nRT अपॉन P क्या होता है। तो अपने को पता है PV = nRT होता है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, T nR अपॉन P, तो V = क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। तो ये की ये चीज़ है ना, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं V इसको एज इट इज़ लिख सकती हूँ आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पे मैंने V माइनस V, अब ये तो बहुत ही इजी हो गया अपना यहाँ पे, कि यहाँ पे V माइनस V ये क्या आ गया, 0। तो सो दैट अपन ने प्रूव कर दिया कि म्यू जे की जो वैल्यू होती है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है फॉर आइडियल गैस वो आती है 0। इसका मतलब ये बताता है कि जो आइडियल गैस है वो ना तो हीटिंग इफेक्ट बताता है ना कूलिंग इफेक्ट बताता है। तो ये म्यू जे अपने को यही बताता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो डिपेंडेंसी बतानी है, लैम्डा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ की डिपेंडेंसी बतानी, ये इसमें एक फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट अपने को कि क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो लैम्डा अपने को क्या होता है, देखो ये वाला है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, पैरामीटर ये देख लेंगे। अब इसने क्या बोला है, डिपेंडेंसी बतानी है। अब फॉर 1 मोल के लिए अगर अपन बात करते हैं, n = 1 लेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, RT अपॉन √2 पाई, यहाँ पे d क्या है, डायामीटर, और सब लिख देंगे अपन, NV PV। R क्या है, पहले लैम्डा से बात करते हैं। इसने क्या बोला है, हाँ मीन फ्री पाथ, n क्या है, नंबर ऑफ मोल। कुछ भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में आपने को बोल दिया है, लेकिन पूछ सकता है डायमीटर के कैसे डिपेंडेंस है, नंबर ऑफ मोल्स पे कैसे डिपेंडेंस है। ठीक है, √2 पाई ये तो कांस्टेंट हो गया। अभी d की वैल्यू, d इज द डायमीटर, व्यास, ये व्यास है। और NV क्या है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी कैसी डेंसिटी भाई, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी। आपको पता है इस क्वेश्चन में ना घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम की डिपेंडेंसी पूछ सकता है। और ये क्या है, P क्या है, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम।
अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसकी डिपेंडेंसी पूछी थी? पथ का ताप, दाब व घनत्व पर। तो ये हो गया घनत्व, ये हो गया ताप और ये हो गया दाब, प्रेशर। तो ये सबकी डिपेंडेंसी आ गई और ये अपना पार्ट ए कंप्लीट होता है। थैंक यू।